हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, जिसे हम पूर्ण लागत सिद्धांत भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी इन 1776, द एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एडम स्मिथ। 1976 में एडम स्मिथ द्वारा एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी को प्रस्तावित किया गया, आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जिसे हम निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। इट स्टेट्स दैट अ कंट्री शुड लुक टू अचीव स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्ट इन विच इट enjoys cost advantage through increased efficiency। ये बताता है कि किसी भी कंट्री को उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन प्राप्त के लिए देखना चाहिए, जिससे उसे इफ़िशियंसी में वृद्धि यानी कि इंक्रीजमेंट हो सके, प्राप्त हो सके। यानी कि किसी भी कंट्री को उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए जिसमें उसे स्पेशलाइजेशन मिल सके, इफ़िशियंसी मिल सके, उस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए जिससे उसकी कॉस्ट कम आएगी, यानी कि कॉस्ट में लाभ प्राप्त होगा। द थ्योरी अप्लाइड बेसिकली ऑन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो ये सिद्धांत बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस पर लागू होता है। स्मिथ स्टेटेड दैट बोथ इंग्लैंड and France should achieve specialization in textiles and wine respectively। तो स्मिथ के अकॉर्डिंग इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को टेक्सटाइल और वाइन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करनी चाहिए। इन दिस वे इंग्लैंड एंड फ्रांस could exchange textiles and wine as per their consumption। इस तरह इंग्लैंड और फ्रांस अपने यूज़ के अकॉर्डिंग टेक्सटाइल्स और वाइन का एक्सचेंज कर सकते हैं। स्मिथ बिलीव दैट कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इफ दे स्पेशलाइज इन देयर कॉस्ट एडवांटेजेस प्रोडक्ट्स। उनका मानना था, यानी स्मिथ का मानना था कि अगर वे अपने लागत लाभप्रद यानी कि कॉस्ट एडवांटेजेस प्रोडक्ट के विशेषज्ञ हैं, यानी उसको उस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन है, तो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड से लाभान्वित हो सकती है, यानी कि उसे प्रॉफिट हो सकता है, एडवांटेज मिल सकता है। According to him, the products which can be imported at low cost should not be produced by a country। स्मिथ के अनुसार जिन प्रोडक्ट्स को मिनिमम कॉस्ट पर इंपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि अगर उसे हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, उसके बजाय हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे जिसमें उसकी कॉस्ट कम आ रही है। उन्हें किसी भी देश द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो हमें उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें कंपैरेटिव कॉस्ट कम आ रही हो, और उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेना चाहिए जिसकी कॉस्ट उस कंट्री को बनाने में कम आ रही है, जिससे हमें कम पैसा देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए। एज अ कंट्री कैन नॉट सर्वाइव थ्रू इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज। जैसे कि एक देश, एक कंट्री इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज के माध्यम से जीवित नहीं रह सकती है। द रिसोर्सेज टेंड टू शिफ्ट टूवर्ड्स इफिशिएंट वंस। तो संसाधन कुशल लोगों की ओर टूवर्ड्स यानी स्थानांतरित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन से मेथड्स हैं, कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन के साथ कोई भी कंट्री को अधिक इफ़िशिएंस बनाया जा सकता है, अधिक कुशल बनाया जा सकता है। वो कौन से मेथड्स हैं? तो
पहला है when the workforce does the same work repeatedly, they develop their skills and become more efficient. जब वर्कफोर्स एक ही वर्क को निरंतर करता है यानी कि बार बार करता है, तो वे अपने स्किल को डेवलप करते हैं, अपने कौशल को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं और अधिक इफ़िशिएंट बन जाते हैं, क्योंकि वो एक ही काम को बराबर कर रहे हैं. सेकेंड इज डूइंग द सेम टास्क और प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट रिड्यूस चांस ऑफ टाइम वेस्ट इन मूविंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर. एक ही कार्य करने या एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने से, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने से क्या होगा कि समय की बर्बादी कम से कम हो जाती है, यानी कि टाइम वेस्ट नहीं होता है. और थर्ड इज कंटिन्यूइंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस इंश्योर्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड टेक्निक्स फॉर वर्किंग. और अधिक टाइम के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रखने से क्या होगा, कार्य करने की नई नई तकनीक डेवलप होगी, है ना, जिससे और ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम लगेगा, है ना, और आपका जो सामान है, रॉ मटेरियल है, उसमें वेस्टेज कम से कम होने की संभावना होगी. तो स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्ट्स enables countries to increase their imports as they can afford them. तो उत्पादों में स्पेशलाइजेशन कंट्री को अपने इंपोर्ट की वृद्धि को सक्षम बनाती है, क्योंकि वे उन्हें वहन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं. A country thus has to choose among various products to opt for specialization. इस प्रकार एक कंट्री को स्पेशलाइजेशन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मध्य चयन करना होता है कि किस में उसे स्पेशलाइजेशन मिल सकता है या कौन से ऐसा प्रोडक्ट वो बनाए जिसके लिए वो प्लेस उस प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम कॉस्ट लेगा. According to Adam Smith, it is mostly divided by the market, but it has to be either a natural or an acquired advantage. तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि ये अधिकतर व्यापार द्वारा निश्चित किया जाता है, कि ट्रेड के द्वारा निश्चित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, लेकिन इससे ये नेचुरल और एक्वायर्ड एडवांटेज होना चाहिए, यानी अधिग्रहित लाभ प्राप्त होना चाहिए. अब हम इसके अजम्पशंस देखते हैं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के क्या क्या अजम्पशंस हैं. तो तुलनात्मक, जिसे हम तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत भी कहते हैं, उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं उसे हम देखते हैं. कि फर्स्ट इज टू कंट्रीज टू कमोडिटीज, मीन्स the theory assumes that there are always two countries and two commodities between which comparison is made. means ये सिद्धांत बताता है, ये थ्योरी बताती है कि सदैव ही हमेशा दो कंट्रीज़ और दो प्रोडक्ट के मध्य में तुलना की जाती है. जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया इंग्लैंड और फ्रांस का, एक जगह के टेक्सटाइल बन रहा है और दूसरी जगह वाइन में स्पेशलाइजेशन प्राप्त है. सेकेंड assumption is efficiency objective. Efficiency is presumed as the main objective under the absolute advantage theory. इसका मतलब ये है कि absolute advantage theory के अंतर्गत efficiency को मुख्य उद्देश्य के रूप में माना जाता है, यानी मेन ऑब्जेक्ट क्या है, efficiency. However, it is not always the objective of the country to achieve efficiency. हालांकि हमेशा ही efficiency प्राप्त करना देश का ऑब्जेक्ट नहीं होता है
है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट को उन्हें बनाना ही पड़ता है ना। इफ़िशेंसी एक तो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन उसे मिला हुआ है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इफ़िशेंसी प्राप्त करना देश का ऑब्जेक्ट ही रहता हो। थर्ड इज़ ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं